नाउ ईरान और इजराइल की वॉर को 7 दिन पूरे हो चुके हैं। यूएसए ने अभी तक ऑफिशियली इस वॉर में पार्टिसिपेशन अपनी स्टार्ट करी नहीं है। ट्रंप देखिए इजराइल को टेस्ट कर रहे हैं। लगातार यूएसए की इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में डिले करते जा रहे हैं। अभी यूएसए ने कहा है कि अभी 2 हफ्ते बाद देखेंगे कि हमको डायरेक्टली इस वॉर में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, क्योंकि ट्रंप मानते हैं कि क्या पता इस बीच कुछ सुलह हो जाए, कोई सीज फायर वगैरह हो जाए, जबकि इसकी पॉसिबिलिटी कोई लग नहीं रही। कल आप अगर देखो तो इजराइल ने यह एनिमेशन दुनिया के साथ शेयर किया। इजराइल ने दुनिया को यह बताया कि ईरान का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है अराक में। इस न्यूक्लियर रिएक्टर को इजराइल की एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इजराइल का यह मानना है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर का सिर्फ एक काम था, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड करना। तो ईरान के इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। सडनली ये भी न्यूज आ रही है कि ईरान में लगातार एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है, नो वन रियली नोज। मगर ईरान भी अपनी तरफ से लगातार इजराइल पे अटैक कर रहा है। रिसेंटली आपको बताऊंगा कि इजराइल के एक बड़े हॉस्पिटल में ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है इस पूरे हॉस्पिटल में। तो एक ऐसे टाइम में जब न्यूक्लियर रिएक्टर को अटैक किया जा रहा है, जब हॉस्पिटल्स को अटैक किया जा रहा है, सिचुएशन लगातार खराब हो रही है। एज इंडियंस हमारा कंसर्न क्या है, देखिए ऑपरेशन सिंधु के अंडर हम लोगों ने ऑलरेडी ईरान में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए वहां पर गए थे, उनको निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। कई इंडियंस को हम आर्मेनिया के रास्ते वापस दिल्ली ला चुके हैं। हालांकि जो इंडियन स्टूडेंट्स को हम वापस लेके आए हैं, इनमें से बहुत सारे कश्मीर के हैं। उन्होंने ये कंप्लेन करी कि देखिए दिल्ली में तो आप हमको ले आए, मगर दिल्ली से कश्मीर कौन छोड़ेगा, पूरा इंतजाम करना चाहिए था, कश्मीर भी लेके जाओ हमको। और अभी ऑपरेशन सिंधु के अंडर जो बहुत सारे भारतीय आज के समय इजराइल में भी हैं, उनको भी इवैक्यूएट किया जाएगा, क्योंकि अगेन ये वॉर कहीं से भी लगता नहीं है थमेगी। मैंने रिसेंटली एक कोट सुनी थी फ्रॉम ईरान। वो लोग ये कह रहे हैं कि अब अगर सीज फायर हो गया ना, तो इससे इजराइल को टाइम मिल जाएगा अपनी सप्लाईज को वापस बिल्ड करने का और ज्यादा मिसाइल्स डेवलप करने का। ईरान यहां पर मान रहा है कि धीरे धीरे इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एफिशिएंसी पहले दिन थी 90%, अब गिरकर 65% के आसपास हो गई है। और ईरान अभी कह रहा है इनके जो अभी सबसे ज्यादा अत्याधुनिक मिसाइल हैं, ये इन्होंने यूज भी नहीं किया। तो ईरान कहीं से भी सीज फायर करने के मूड में नहीं है। और इससे देखिए खतरा बन जाता है भारत की $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर। जी हाँ, मैं यहाँ पर चाबहार पोर्ट की बात कर रहा हूँ। इस वक्त देखिए इजराइल को अगर मान लीजिए कहीं पे भी अटैक करना होना ईरान में, तो वो अटैक कर सकता है। बिल्कुल चाबहार पोर्ट भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि अगेन कुछ अब लिमिट बची नहीं है। मैंने रिसेंटली ये देखा, रशियन गवर्नमेंट ने इजराइल को एक वार्निंग दी है। पहले तो व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने की कोशिश करी। जब रशियंस को लगा कि बातचीत करने से कुछ होगा नहीं, तो रशिया ने ओपनली ये कहा कि देखिए हम लोग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं ईरान में। एक्चुअली 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया बना रहा है ईरान में। तो रशिया ने यहां पर वार्निंग ये दी है कि अगर ईरान के इस अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर प्लांट को अटैक किया गया, तो इससे चेरनोबिल स्टाइल डिजास्टर हो सकता है। चेरनोबिल आपको पता होगा यूक्रेन में एक शहर है। यूएसएसआर के जमाने में यहां पर रेडिएशन लीक हो गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए। पूरा चेरनोबिल आज भी अगर हम देखें तो रहने लायक नहीं है, वहां पर रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो रशिया ने ओपनली इजराइल को यह कह दिया है कि जो अंधी बॉम्बिंग की जा रही है, रिएक्टर्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इस बीच हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर प्लांट है इस पे अटैक मत कर देना। इसका इंपैक्ट पूरा एशिया महसूस करेगा। और कहीं ना कहीं देखिए कई रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि भारत ने भी इजराइल को यह कहा है कि इवन दो ईरान ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को अटैक किया है। हाइफा पोर्ट जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय अडानी ग्रुप ओन करता है। इवन दो हाइफा पोर्ट पे अटैक हुआ है, भारत ने यह कहा है इजराइल को कि चाबहार पोर्ट पे अटैक मत कर देना, क्योंकि इससे भारत की जो इन्वेस्टमेंट है $550 मिलियन की, ये कई साल पीछे चली जाएगी। चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में ही हमको बहुत टाइम लग गया, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान पर। क्रेन्स कैसे कैसे यहां पर पहुंचाई गई, कैसे कैसे यहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ। आज के समय इजराइल के 3-4 मिसाइल्स यहां पर गिरने हैं और सब कुछ ये सपाट हो जाएगा। चाबहार पोर्ट विल बी डिस्ट्रॉयड। और इसलिए आपने देखा होगा कई भारत के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ही इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे लेख लिखे हैं कि इजराइल का जो ये ओपन अटैक है ऑन ईरान, ये एक जियोपॉलिटिकल ब्लो है भारत के लिए। जो भारत का ग्रैंड प्लान था चाबहार को यूज करके सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप तक पहुंचना, ये अभी के लिए देखिए बहुत ही बड़े खतरे में लग रहा है। अ वीकेंड ईरान
will jeopardize India's foothold in the region while benefiting our rival Pakistan. ज्यादातर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि एक बार ईरान कमजोर हो गया तो रीजन में पाकिस्तान का दबदबा बढ़ जाएगा। नाउ अगेन इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट कई लोग ये देते हैं कि इजराइल करना क्या चाहता है। क्या इजराइल ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना चाहता है? नहीं। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के अंडर इजराइल का मेन टारगेट ये है कि अभी जो इस्लामिक गवर्नमेंट है ईरान में, इसको ओवरथ्रो करके ये जिस तरीके से शाह ऑफ ईरान के टाइम की सरकार थी, ईरान में काफी प्रो वेस्टर्न सरकार थी, वो इंस्टॉल कर दे ईरान में। तो एक बार अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद ईरान ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ईरान जिस तरीके से काफी बार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा होता है, इवन इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है कश्मीर के इशू को लेकर, ईरान की वैसी पॉलिसीज नहीं रहेगी। बट अगेन देखना यहाँ पर यह होगा कि इजराइल जो करना चाहता है क्या इसमें इनको सक्सेस मिलेगी, या फिर इजराइल फ्रस्ट्रेशन में आकर ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इतना बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा कि ईरान की कुछ जो बची कुछ इकोनॉमी है ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और इजराइल का देखिए अभी के लिए जो ऑब्जेक्टिव है ईरान में, इसको लेकर इन्होंने रिसेंटली 1 मिनट की वीडियो रिलीज करी है। ये वीडियो मैं चाहता हूं आप लोग देखें। For over 4 decades, the Iranian people have lived under fear, control, and repression. ये यहाँ पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो 1979 में हुआ था, और तब से लेकर अब तक जो ईरानियन सरकार है ये बहुत ज्यादा एंटी इजराइल है। This is not just a story about a military force. This is a story about a people yearning for freedom, caught in the middle of a regime that fears the freedom of its own citizens more than any foreign threat. Founded after the 1979 revolution, the IRGC has evolved into a powerful terrorist institution that silences the struggling Iranian people, crushes any opposition, and exports terror beyond Iran's borders, all while claiming to defend Islamic values. In 2009, they shot protesters demanding fair elections. In 2019, they killed over 1,500 civilians in a matter of days during anti-government unrest. And in 2022, the world watched as 22-year-old Mahsa Amini died in the custody of Iran's so-called morality police, sparking a nationwide uprising. Students, women, journalists, Kurds, and Balochis have been and still are persecuted. Through surveillance, torture, executions, and exile, the IRGC has turned the country into a prison for its own people. ना यहाँ पे आपने सुना इजराइल का जो ये नैरेटिव है ये है कि ईरान की सरकार ने खुद अपने देश को एक जेल बना के रख दिया है, और यहाँ पे मासा अमीनी की मौत हो जाती है, यहाँ पे इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं होते, डेमोक्रेसी नहीं है, जो अल्पसंख्यक है उनके कोई राइट्स नहीं है, वेमेन के कोई राइट्स नहीं है वगैरह, ये इन्होंने यहाँ पर ऐसी बातें बोली है ना। क्वेश्चन ये आता है ईरान का जो आम जनमानस है क्या इस इशू के बेसिस पर अपनी सरकार से बगावत करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल को एक इंटरनल रिबेलियन भी चाहिए होगा। डोनाल्ड ट्रंप काफी इसमें मैं कहूंगा चालाकी से वेट कर रहे हैं कि इजराइल का जो ये मूव है क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है, क्या ईरान इंटरनली डिस्टेबलाइज होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यूएस ईरान से बिल्कुल दूर रहना चाहेगा, नहीं तो उस केस में जैसे आप लोग समझ सकते हैं जैसे यूएस अफगानिस्तान में फंस गया था 1 दशक से भी ऊपर तक, ईरान में भी लंबे समय तक फंस जाएगा डेमोक्रेसी लाने के चक्कर में। तो आने वाले 2 हफ्ते देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। यूएसए की इन्वॉल्वमेंट ईरान के केस में कितनी रहने वाली है, क्या यूएस इजराइल के समर्थन में आएगा, खुल के नहीं आएगा, ये सब काफी हद तक डिसाइड करेगा कि भारत की $550 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है चाबार पोर्ट में, इसका इवेंचुअली आखिर होगा क्या। तो कुछ अपडेट्स आती है इसके रिगार्डिंग, मैं आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूं तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया
तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स। आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी, और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। एंड अगेन रिमेंबर, जनरेटिव एआई का प्राइस अभी 29,000 है, और अगर आप कोड लगाते हैं PD10 तो ये प्राइस 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.